तो दोस्तों, इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाकर उसके एक सेकंड लेक्चर में हम एंटर कर रहे हैं। इसमें क्या देखने वाले हैं हम? इसमें जीन इंटरेक्शन देखने वाले हैं ना, जीन आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। सही बात तो ये है कि इंटरेक्शन जीन नहीं करते हैं, बल्कि जीन की जो इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के फॉर्म से, प्रोटीन के फॉर्म से, एंजाइम के फॉर्म से फिर मेटाबॉलिज्म में शो होती है। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि जो जीन्स हैं उनमें इंटरेक्शन कैसा कैसा हो सकता है। तो पहले हमें समझना चाहिए कि जीन कहाँ कहाँ पर है। जीन बैठे हैं क्रोमोसोम के ऊपर, देखते हैं। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ बना रहा हूँ, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम और भी बना रहा हूँ मैं। ये जो सेट मैंने बनाया, पेयर बनाया है, ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मान लीजिए कोई से भी थर्ड पेयर क्रोमोसोम के, ये मान लीजिए कोई फिफ्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इनमें जीन का इंटरेक्शन कैसे कैसे पॉसिबल है। तो एक मिनट के लिए समझिए आप कि यहाँ पर कोई जीन है, मान लीजिए कैपिटल टी, यहाँ पर भी कोई जीन है, मान लीजिए स्मॉल टी। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में पर्टिकुलर लोकस पर पेयर हो जाएगा उसका लोसाई, उन पर जो जीन बैठे हैं उनमें जो इंटरेक्शन होगा, उनसे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या कहलाएगा। कैसे है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम? तो होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये जो है, ये देयर अलील्स ऑफ ईच अदर। तो जो ये जो इंटरेक्शन कहलाएगा एक ही होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर के जीन्स के बीच में, ये कहलाएगा अलीलिक। या एक ही जीन की बात है, हाइट के जीन की बात हो रही है, इसलिए कहलाएगा इंट्राजेनिक। तो या तो मैं इसे अलीलिक इंटरेक्शन भी कह सकता हूँ या इंट्राजेनिक भी कह सकता हूँ। और दूसरा अगर हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैंने दूसरा ले लिया, एक दूसरा क्रोमोसोम का सेट है, उसमें यहाँ पर कहीं कोई जीन बैठा हुआ है, इसका काउंटर पार्ट यहाँ पर बैठा हुआ है। मान लीजिए ये कोई कलर के लिए था, मान लीजिए रेड के लिए ये स्मॉल आर, हमने रेड का जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है, वो ले लिया। अब इनमें मान लीजिए ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं, दे आर नॉन होमोलॉगस, होमोलॉगस नहीं है ये जो सेट है नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से, इनके बीच अगर इंटरेक्शन हो जाए, यानी यहाँ का जीन यहाँ के जीन के साथ इंटरेक्ट करे, यानी इसकी फीचर निकल कर आए, तब हम इसे कहेंगे, अब ये क्या अलग अलग जीन के बीच में हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे इंटरजीनिक। इंटरजीनिक या चूंकि अलीलिक नहीं है ये और ये अलील नहीं है, इसलिए नॉन अलीलिक भी कहलाएगा। तो दो तरह का इंटरेक्शन हो गया, एक इंटरजीनिक एक इंट्राजीनिक। इंट्राजीनिक उसी जीन के अंदर, इंटरजीनिक दो जीन के अंदर। तो जो उसी जीन के अंदर होगा जिसे मैं इंट्राजेनिक कहूंगा वो अलीलिक भी होगा, और जो इंटरजेनिक होगा वो नॉन अलीलिक भी कहलाएगा, क्योंकि वो दो अलील तो है ही नहीं वो दोनों। इस तरह के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। इनमें पहले बात की जा रही है इंट्राजेनिक या अलीलिक इंटरेक्शन के बारे में, यानी एक ही के बीच में, यानी इनके बारे में बात की या इनके बारे में बात की जा रही है। तो लिखा है उन्होंने कि बिटवीन अलील्स ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के अलील के बीच में होने वाला है, प्रेजेंट एट सेम लोकस, एक ही लोकस पर, ये सेम लोसाई, ये सेम एक ही जगह पर। ठीक है, तो या तो इनमें बात कर रहा हूं मैं या इनमें बात कर रहा हूं। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें से जो पहले वाला एग्जाम्पल है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। समझते जरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। डोमिनेंस क्या होगा यार? जब दोनों हो तो दोनों में से एक की चले एक की ना चले, वो डोमिनेंस कहलाएगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? जो डोमिनेंट है वो पूरी तरह से डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा आपके सामने। तो डोमिनेंट फैक्टर अनेबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ कंप्लीटली, तो मैंने बता ही दिया आपको। F1 जनरेशन डज नॉट रिजेंबल ईदर ऑफ द पेरेंट। यहाँ से समझने वाली बात है कि मेंडल तो कहकर गए कि जो F1 जनरेशन है इट बिलोंग्स टू ईदर ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट को बिलोंग करेगी, वो उस जैसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो F1 जनरेशन होगी वो किसी भी पेरेंट को बिलोंग नहीं करेगी, चूंकि मेंडल से हट कर बात है ये, इसलिए इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म। ये मेंडलिज्म से विचलन भी है, डिविएशन भी है। और F2 जनरेशन का रेशो, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशो ऑलवेज सेम होगा। इसे थोड़ा सा करके देखना चाहेंगे कि ऐसा होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मिराबलिस जलापा ले लीजिए आप, या स्नैपड्रैगन कुछ भी ले लीजिए। मिराबलिस जलापा, उसके अंदर जो फ्लावर कलर हैं वो हमें दो कलर देखने को मिलेंगे। एक पिंक कलर देखने को मिलता है, एक वाइट कलर देखने को मिलता है, एक रेड कलर देखने को मिलता है। तीन फ्लावर देखने को मिलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमें क्रॉस कराते हैं, एक क्रॉस कराया हमने किन के बीच में, रेड फ्लावर, रेड फ्लावर, और इसका क्रॉस कराया हमने व्हाइट फ्लावर से, व्हाइट फ्लावर से। रेड के लिए मान लीजिए हमने कैपिटल आर करके रखा है, व्हाइट के लिए अपन कैपिटल डब्ल्यू कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। अब होगा क्या, इसके जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल आर वाले बनेंगे, इसके जो गैमेट बनेंगे कैपिटल डब्ल्यू वाले बनेंगे, ये आपस में मिलेंगे कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। ये हो गई F1 जनरेशन। अगर ये मेंडलिज्म होता तो मेंडल साहब का ये कहना था कि F1 जनरेशन के जो प्रोजेनीज है दे बिलोंग्स ईदर ऑफ द पेरेंट, दोनों में से किसी को बिलोंग करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था, ये जो F1 है या तो यहाँ पर रेड कलर्ड फ्लावर प्लांट आना चाहिए थे या व्हाइट कलर फ्लावर आना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है पिंक कलर फ्लावर देखने को मिलते हैं। ये डिविएशन है मेंडलिज्म से। इसी को कह रहे हैं हम क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता तो ये जो डोमिनेंट फ्लावर मान लीजिए रेड कलर है तो यहाँ पर हमें रेड कलर देखने को मिलता, लेकिन चूंकि रेड देखने को नहीं मिल रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिल रहा है। आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि मैं 4 लीटर रेड कलर का ऑयल पेंट लूँ और 1 लीटर का व्हाइट कलर का ऑयल पेंट लूँ, इनको जब मैं मिलाऊंगा तो ना वो व्हाइट कलर का दिखेगा ना मुझे रेड कलर का दिखेगा, बल्कि बीच का कलर आएगा पिंक कलर। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आ रहा है, यही इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इट इज डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, मेंडलिज्म से डिविएशन है। F2 जनरेशन में बोल रहा है कि रेशियो फिनोटाइप और जीनोटाइप का सेम आता है, वो भी देख लेते हैं। F2 जनरेशन कैसे आएगी देख लेते हैं। यानी जो हमने लिया है, आप चाहे तो कैपिटल इसमें मार्क करके भी ले सकते हैं, इसे हम कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू से भी ले सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। अगर हमने इसे लिया F2 जनरेशन निकालने निकले, और एग्जाम्पल आपका दिल करे कैपिटल आर स्मॉल आर से भी ले सकते हो। मैंने ले लिया ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी सेल्फिंग करे कैपिटल आर स्मॉल आर, आपका दिल करे कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से भी ले सकते हो। इनके जो गैमेट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इनके भी जो गैमेट बनेंगे कौन कौन से बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। आपस में जब इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा कैपिटल आर। आप चाहे तो परेट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर ये मिलेगा, इसको और इसको मिलाऊंगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर मिलेगा, इसको और इसको मिलाऊंगा तो स्मॉल आर मिलेगा। ठीक, ये कैसा है, कैपिटल आर मतलब रेड। ये कैसा है, कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा पिंक, और ये है स्मॉल आर मतलब व्हाइट। तो रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। कैसा, जीनोटिपिक की फिनोटिपिक, दोनों। जीनोटाइप भी इनका ऐसे ही है, एक इस टाइप के 4 में से एक ही मिल रहा है मुझे, कैपिटल आर वाले। कैपिटल आर स्मॉल आर वाले मुझे 4 में से 2 ही मिल रहे हैं, स्मॉल आर स्मॉल जीनोटाइप वाले में मुझे 4 में से एक ही मिल रहा है। तो जीनोटाइप ये है 1:2:1। व्हाट अबाउट फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में रेड कलर का एक है, 2 पिंक कलर के हैं, एक व्हाइट कलर का है। मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों एक जैसे दिखने को मिलने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। तो क्या हुआ, समझ में क्या आया अपने को, समझ में ये आया है कि ये मेंडलिज्म से डिविएशन है। मेंडलिज्म होता F1 जनरेशन के अंदर मुझे जो मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वन ऑफ द पेरेंट जैसे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके बीच का मिल रहा है, पेरेंट जैसा नहीं मिल रहा है। एक बात। दूसरी बात, F2 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप फिनोटाइप सेम आ रहा है। यही अगर मेंडलिज्म होता तो हमें कैसा रेशो देखने को मिलता, 3:1। यानी कैसा मिलता, 3 लाल मिलते 1 सफेद मिलता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिल रहा, बल्कि हमें 1 लाल 2 पिंक और 1 व्हाइट मिल रहा है। ये डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म का भी एग्जाम्पल है। ये हो जाएगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देन कोडोमिनेंस में क्या होगा, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दी, AB ब्लड ग्रुप, कोड कलर इन एनिमल्स, है ना, करियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। इनमें से एक एक करके मैं बात करना चाहूंगा। बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ डोमिनेंटली, दोनों के दोनों एक्सप्रेस करेंगे। और F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट, जो F1 जनरेशन है वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करेगी। कैसे समझते हैं इसको, समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। कोट कलर इन केटल्स, गाय भेड़ में उनकी स्किन का कलर, तो उनकी स्किन के कलर पर आपको शेड मिलेंगे। जैसे व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्राउन कलर के पेसेस मिलेंगे, या ब्लैक बैकग्राउंड पर व्हाइट या दूसरे कलर के पेसेस मिलेंगे। तो उनमें क्या हो रहा है, वही कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस करके रखा है, दोनों ने ही एक्सप्रेस किया है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ABO ब्लड ग्रुप वाला, ये वाला अपन देखेंगे तो ये 2 तरह का काम कर देगा हमारा। मल्टीपल एलिनिज्म का भी काम करेगा, वो भी बताऊंगा आगे क्या है, और यहाँ पर उसका कैसे यूज किया जा सकेगा ये बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग में जो ब्लड ग्रुप है
उसे हम आई जीन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइसोग्लिकनोजन के से आई लिया है हमने। कितने टाइप के होंगे हमारे पास, कितने टाइप के जीन मिलते हैं? आई ए मिलता है हमें, आई बी मिलता है, और स्मॉल आई जिसके ऊपर ना ए ना बी, दोनों नहीं मिलेंगे। ये आई बी और ये स्मॉल आई देखने को मिलेगा। क्या क्या होता है अगर मैं आई ए और इन सब की बात करूं? पहली बात तो ये है कि एक इंडिविजुअल में मुझे इनमें से दो ही मिलेंगे। इनकी स्टडी करने के लिए पूरे पॉपुलेशन की जरूरत पड़ती है। मैं अगर एक की बात करूं, मान लीजिए आई ए और स्मॉल आई, इनकी बात करूं तो आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। और अगर मैं आई बी की बात करूं तो आई बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। अब दोनों की बात करूं, आई ए और आई बी दोनों की बात करूं तो ये दोनों आपस में को डोमिनेंस शो करते हैं। यानी अगर कभी ऐसा होगा आई ए और स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप में जो मिलने वाला है कैपिटल है, यानी ए ब्लड ग्रुप मिलने वाला है। और आई बी और आई की अगर बात करूंगा तो ब्लड ग्रुप मुझे मिलने वाला है बी। क्यों? आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई, यहाँ पर आई ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। इन दोनों की बात करूंगा तो ये को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। यहाँ पर मुझे जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा ए बी। ए भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, बी भी अपने आप को। ये को डोमिनेंस है। मेंडल क्या बोल कर गए? जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें क्रॉस कराते हैं। एक मैरिज है जिसमें ए ब्लड ग्रुप के पर्सन का बी ब्लड ग्रुप के पर्सन के साथ मैरिज हो रहा है। ए ब्लड ग्रुप के लिए हम जीनोटाइप बना रहे हैं कैपिटल आई कैपिटल है, बी के लिए बना रहे हैं कैपिटल बी आई कैपिटल बी, ये वाला बना रहा है। गेमेट फॉर्मेशन होगा इसके, एक ही टाइप के गेमेट बनेंगे आई कैपिटल बी, इसके भी एक ही टाइप के गेमेट बनेंगे आई कैपिटल है ये वाला, और आई कैपिटल बी बनेगा। ये बनेगा आई कैपिटल है, ये बनेगा आई कैपिटल बी। मिलेंगे आपस में, गेमेट मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आई कैपिटल ए और आई कैपिटल बी। ये F1 जनरेशन है। ब्लड ग्रुप ऐसा जब जीनोटाइप होगा तो ब्लड ग्रुप कौन से होने वाला है? ब्लड ग्रुप होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ये ब्लड ग्रुप कैसा था? ए। ये ब्लड ग्रुप कैसा था? बी। ये F1 जनरेशन है। अगर मैं मेंडलिज्म की बात करता तो मेंडलिज्म के हिसाब से तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आ रहा है दे बिलोंग्स ईदर ऑफ द पेरेंट, दोनों में से किसी एक को बिलोंग करेंगे। यानी यहाँ पर मुझे या तो ब्लड ग्रुप ए मिलना चाहिए या मुझे ब्लड ग्रुप बी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों मिल रहा है, या दोनों मिल रहा है इन द सेंस ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है, दोनों ने अपने आप को एक्सप्रेस किया है, ए बी ब्लड ग्रुप मिल रहा है, दोनों में से किसी भी पेरेंट को बिलोंग नहीं, दोनों को बिलोंग कर रहा है, एक अकेले को नहीं कर रहा है। यही ये डिविएशन ऑफ मेंडलिज्म भी है। तो ये मैंने बताया आपको कि किस तरह से कोडोमिनेंस दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, ये कोडोमिनेंस हो जाएगा। मल्टीपल एलिलिज्म, ये भी देख लीजिए, ये भी मेंडलिज्म से डिविएशन है। मेंडल साहब के हिसाब से क्या था यार? एक अनिल एक ही ट्रेट या कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मल्टीपल एलिज्म में क्या हो रहा है? बहुत सारे अनिल मिलकर एक फीचर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर ब्लड ग्रुप के केस में 3 तरह के अनिल थे, आई ए था, आई बी था और स्मॉल आई था। 3 अनिल मिलकर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहे थे। यही मल्टीपल अनिलिज्म का एग्जाम्पल है। इसमें अगर आपको ये पता लगाना हो कि जीनोटाइप कितने बनेंगे तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है, n इंटू ब्रैकेट n+1/2। जैसे मैं ये फॉर्मूला है हमारे पास, कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे तो फार्मूले से अपन कर सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ अलील। जैसे अभी हमने बात की 3 अलील थे, तो इस फार्मूले में आप देखें 3/2 इंटू 3+1, ये 3/2 हो गया, 3+1 हो गया 4, 2 से काटा 6। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आ रहा है? 6। अगर 3 अलील हैं तो नंबर ऑफ जीनोटाइप 6 आ रहा है। ऐसे ही जितने भी अलील आपको देकर रखे हो, आप n की जगह उस वैल्यू को पुट कीजिए, आपको नंबर ऑफ जीनोटाइप निकल कर आ जाएंगे। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे 6 जीनोटाइप
आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक बार करके देख लेते हैं अपन, इधर करके देखते हैं 6 जीनोटाइप आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। जैसे क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं मेरे पास, क्या क्या जीनोटाइप हो सकते हैं मेरे पास में, वो देख रहा हूं मैं। एक मेरे पास हो सकता है ये, एक जीनोटाइप ही हो सकता है। एक जीनोटाइप मेरे पास हो सकता है ये, एक जीनोटाइप मेरे पास हो सकता है ये वाला, एक जीनोटाइप मेरे पास हो सकता है ये वाला, एक जीनोटाइप मेरे पास हो सकता है ये दोनों मिल जाए, और एक जीनोटाइप हो सकता है मेरे पास ये होमोजाइगस कंडीशन आई के लिए, ये वाला भी ए ब्लड ग्रुप के लिए, ये भी ए ब्लड ग्रुप के लिए, ये बी ब्लड ग्रुप, ये बी ब्लड ग्रुप, ये ए बी ब्लड ग्रुप, और ये ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप का टाइप कितना है, यानी फिनोटाइप कितना है, ए बी और ओ, यानी 4 टाइप का मुझे क्या मिलने वाला है, फिनोटाइप। और जीनोटाइप कितने टाइप का मिला, 1 2 3 4 5 और 6 टाइप का मुझे जीनोटाइप मिलने वाला है। फार्मूले से भी अपनों ने किया और क्रॉस वेरीफाई पे करके देख लिया, तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना है मल्टीपल एलिलिज्म के केस में, तो ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1/2। देन मल्टीपल एलिलिज्म के बाद आगे बढ़ते हैं। ये अपनों ने कुछ और एग्जाम्पल्स भी, हालांकि आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल और भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं मल्टीपल एलिज्म के लिए। देन पिलियोट्रोपिक जीन, पिलियोट्रोपिक जीन दो चीजें समझ लीजिए, एक होता है पॉलीजीनिक और एक होता है पिलियोट्रोपिक। पिलियोट्रोपिक जीन और पॉलीजीन, पॉलीजीन क्या होता है, बहुत सारे जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और पिलियोट्रोपिज्म में क्या होता है, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है। अभी हम किसकी बात करने निकले, पिलियोट्रोपिक जीन की। क्या बोल रहे हैं वो, मोर देन वन कैरेक्टर, एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, मल्टीपल फेनोटाइपिक इफेक्ट दिखाए। जैसे इसके एग्जाम्पल में एक आध आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके अंदर आपका सिकल से लेने में हो जाएगा, आपका ड्रोसोफिला के अंदर ये बहुत सारे हैं, ये सब आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। पिलियोट्रोपिज्म का एक दो एग्जांपल, जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया ये पिलियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, एक ही जीन दो फीचर कंट्रोल कर रहा है। कैसे, फिनाइल कीटोन्यूरिया का ऐसे होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिनेज एंजाइम में म्यूटेशन हो जाने से, यानी वो एंजाइम ना बनने के कारण, उस जीन को बनाने वाले, इस एंजाइम को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। अगर वो एंजाइम नहीं बन पाएगा तो फिर क्या बनता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं होने से फिनाइल एलेनिन पाइरुवेट बनता है, जो एक्यूमुलेट होता है बॉडी के अंदर, और वो क्या करता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करता है। पहले तो सिंपल बात करें कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बनाने वाला जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज बना कर देगा, तो फिर क्या होगा, वो जो फिनाइल एलेनिन है वो टायरोसिन में बदलेगा, और टायरोसिन क्या करेगा, स्किन के कलर को, स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा, मेलेनिन बनाने में, T3 T4 उनको बनाने में मदद करेगा, इवन आपका मेंटल हेल्थ उसे प्रॉपर रखेगा। और अगर वो नहीं होगा तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन निकल कर आ जाएंगे। इसलिए चूंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इट इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पिलियोट्रोपिज्म या पिलियोट्रोपिक जीन। एक और एग्जांपल आपकी किताब में दिया है पिलियोट्रोपिक जीन का, वो है एक जीन है कैपिटल बी, कैपिटल बी एक जीन है। ये कैपिटल बी जीन क्या करता है, दो काम करके देता है। एक तरफ ये शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, बीज के शेप को कवर करेगा, वो स्मूथ रहेगा कि रिंकल रहेगा। दूसरी ओर यही भी साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन का साइज कैसा हो, बिग बड़ा हो, स्मॉल छोटा हो, इंटरमीडिएट हो, उसे भी यही जीन कंट्रोल करता है। क्योंकि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ पिलियोट्रोपिज्म या पिलियोट्रोपिक जीन। तो एक हो गया आपका। देन नेक्स्ट पिलियोट्रोपिज्म के बाद में नेक्स्ट अपन बढ़ रहा है जीन इंटरेक्शन। अगला कौन से वाला, जो अपने पढ़ा था नॉन अलिलिक या इंटरजीनिक, यानी दो अलग अलग जीन इंटरेक्शन करने वाले हैं। अभी क्या हो रहा था, एक ही जीन के अंदर के एलील इंटरेक्ट कर रहे थे। अब ये नॉन अलिलिक है, नॉन एलिलिज्म है, चेंज इन मॉडिफिकेशन नॉन एलिलिक जीन, ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर बात करते हैं। पहले ये जो अपनों ने पढ़ा अब तक उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनके अंदर फिनोटाइपिक रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो बिल्कुल सेम है। इनके एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको।
मेरे प्लीज जलापा का जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, इसी तरह से कोट कलर का एग्जांपल मैंने आपको दिया, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दिया, ये आपको किताब में मिल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। मल्टीपल एनालिज्म ये अपनों ने बात की इसकी, जैसे ब्लड ग्रुप की बात की थी। पिलियोट्रोपिज्म उसकी बात की अपनों ने, पिलियोट्रोपिज्म में ये ड्रोसोफिला के केस में एक ही जीन इतने सारे कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। देन पिलियोट्रोपिक एक जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ये रहा स्टार्च गेदर साइज इन पी, ये आपकी किताब का इसलिए इसे डिस्कस किया था। देन एबी ब्लड ग्रुप, ये मैंने आपको एबी ब्लड ग्रुप को पूरी तरह से बताया सारा। अभी ब्लड ग्रुप कैसे होता है तो पता है आपको कि आरबीसी की मेम्ब्रेन पर मॉडिफाइड शुगर वो एंटीजन की तरह एक्ट करती है और उसका जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। ब्लड ग्रुप वैसे डिसाइड होगा, ये कोडोमिनेंस के वही सारा फिनोटाइप जीनोटाइप सारा मैंने बताया जो आपको उसी पर बात की। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वो आपके सिलेबस के बाहर की बात है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस समझ लीजिए। क्या हुआ था कि जब मेंडल ने अपने सारे काम दुनिया को दिखाया तब तक न्यूक्लियस तो डिस्कवर किया जा चुका था लेकिन क्रोमोसोम के बारे में दुनिया को मालूम नहीं था। लेकिन जब क्रोमोसोम के बारे में दुनिया को पता लगा, क्रोमोसोम का मूवमेंट मेयोसिस माइटोसिस के अंदर देखा, तो फिर समझ में आया कि यार क्रोमोसोम का बिहेवियर वो तो बिल्कुल वैसे ही पैरेलल बिहेवियर जैसा कि मेंडल ने फैक्टर के बारे में बोला था, या जिसे आज हम जीन के नाम से जान रहे हैं, तो उनका पैरेलल बिहेवियर। तो क्रोमोसोम्स एंड जीन शो पैरेलल बिहेवियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के समय उनका जो बिहेवियर बिल्कुल पैरेलल है, ये वन ऑफ द। तो क्रोमोसोम एज वेल एज जीन ऑकरिंग पेयर, पहला पॉइंट दोनों पेयर में मिलते हैं। हाँ, क्रोमोसोम भी हमें जोड़े में मिलते हैं और जीन वो भी हमें जोड़े में मिलते हैं। दूसरा बोल रहा है टू अलील्स ऑफ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। एडिशनल बातें बता रहा हूँ, जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम हमें पेयर में मिलते हैं तो जीन भी हमें पेयर में मिलेंगे, ये मिल रहा है। दूसरा, एट द टाइम ऑफ गेमिड फॉर्मेशन, गेमिड बनाने के समय जीन और क्रोमोसोम पैरेलल बिहेवियर शो करेंगे, यानी गेमिड बनाने के समय क्रोमोसोम भी अलग अलग गेमिड में जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, तो फिर इनके ऊपर जो जीन है वो भी सेग्रीगेट हो जाएंगे, पैरेलल बिहेवियर शो करते हैं। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के दो मेन पोस्टुलेट थे। पहला, दोनों जोड़ों में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में है, जीन भी पेयर में है। दूसरा, दोनों का सेग्रीगेशन सेपरेशन एक जैसा, क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट करता है, जीन भी सेग्रीगेट करता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई किसी पर्सन की गाड़ी मूव कर रही है तो वो खुद भी मूव कर रहा है, दोनों का बिहेवियर सेम है। गाड़ी का जाना और पर्सन का जाना एक ही बात है। या मोबाइल कोई पर्सन अपने साथ मोबाइल कैरी कर रहा है तो हम ऐसा बोलेंगे यार मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह वो लोकेशन बता रहा है कि आप कहाँ थे, आपका मूवमेंट भी वैसे ही जैसे आपकी मोबाइल का है, आप जहाँ जहाँ जा रहे हो मोबाइल भी साथ में जा रहा है। इसी तरह से क्रोमोसोम के ऊपर जीन लदे हुए हैं, जीन और कुछ नहीं बल्कि डीएनए के वो सेगमेंट है जो कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो जो व्यवहार जीन का है वैसे वैसे बिहेवियर क्रोमोसोम का भी है। ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, ये दी थी सटल एंड बोवेरी ने 1902 में। थ्योरी ऑर्गेनाइज व्हेन द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोम, ये बता दिया मैंने आपको। एनी टाइप ऑफ एडिशन एंड डिलीशन इन क्रोमोसोम कैन बी कॉज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये एक्चुअल में आएगा म्यूटेशन के समय, वहाँ डिस्कस करेंगे इसको हम। देन पैरेललिज्म इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन जीन एंड क्रोमोसोम, दोनों का बिहेवियर एक जैसा देखने को मिला। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो था इसका टीएच मॉर्गन ने दिया था। टीएच मॉर्गन ने जो काम किया था वो ड्रोसोफिला पर किया था। एक और स्लाइड आपके सामने आपके एनसीईआरटी में भी है कि टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही अपने जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्यों चुना। और टीएच एक्चुअल में ये जो ड्रोसोफिला मेलन इन्वेस्टर है ये बहुत सुंदर खूबसूरत सा एक फ्लाई है, खूबसूरत सा एक इंसेक्ट है, मक्खी है। इसकी खूबसूरती को अट्रैक्ट होकर ही टीएच मॉर्गन ने इस पर काम शुरू किया था। लेकिन ये बस फॉर्चुनेट कि उसमें कई फीचर ऐसे थे जिससे जेनेटिक्स की स्टडी काफ़ी आसान हो जा रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल उनमें बिल्कुल क्लियर कट आपको डोमिनेंट रिसेसिव फीचर देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल लाइट माइक्रोस्कोप से आप पता लगा सकोगे। दूसरा, मेल फीमेल उसमें बिल्कुल आसानी से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तीसरा, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी वो काफ़ी सारे दे रहे थे जिससे आपके रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। चौथा, उन्हें बहुत आसानी से कल्चर मीडियम पर ग्रो किया जा सकता है, यानी बहुत आसानी से सड़े हुए फल या फल को रखकर आप सड़ाओगे तो आसानी से उस मक्खी को वहाँ पर देखा जा सकता है। और उसका लाइफ स्पॉन भी बहुत छोटा था, 2 हफ्ते का लाइफ स्पॉन था, इसलिए वेराइटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत सारे किए जा सकते थे कम समय के अंदर। तो ये रीज़न थे कि क्यों टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज़ किया। ये देखे भी रखे हैं, मेल ड्रोसोफिला वो थोड़ा छोटा, फीमेल चूँकि ओवी पोजिटर होता है, एक लिंग एपरेटस, इसलिए उसका साइज़ बड़ा होता है,
सिंपल माइक्रोस्कोप में देखकर भी आप पता लगा सकते हो इनको। अगली चीज नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो लिंकेज का है। लिंकेज यानी लिंक है ना, जुड़ा हुआ होना। लिंकेज क्या है समझते हैं। लिंकेज में क्या हो रहा है यार कि बात करते हैं थोड़ी सी लिंकेज की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इन पर जीन की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए जीन है, यहाँ पर कैपिटल स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर स्मॉल ए जीन है, यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल टी है और इसी जगह पर सेम लोकस पर मान लीजिए स्मॉल टी है। जब गैमीट बनेंगे तो क्या होगा, ये सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग होंगे। ये इसके साथ भी जा सकता है, 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 सेग्रीगेट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये जो दोनों जीन हैं ये एक ही क्रोमोसोम पर हो। ये मान लीजिए ए वाला ए, ये ए लगा है और मान लीजिए यही कहीं कैपिटल टी भी लगा हुआ है। दूसरे वाला क्रोमोसोम ये रहा, तो यहाँ मान लीजिए स्मॉल ए लगा है, मान लीजिए एक मिनट के लिए कि स्मॉल टी लगा हुआ है। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तो गैमीट फॉर्मेशन के समय इनकी कोशिश रहेगी एक साथ रहने की, इनका एक साथ गैमीट में जाना, इसका भी एक साथ गैमीट में जाना। यही लिंकेज है, यही जुड़े हुए हैं आपस में, एक साथ जाना। इससे क्या होगा, ये एक साथ नहीं जा रहे थे तो क्या हो रहा था, नए नए कॉम्बिनेशन निकल कर आ रहे थे। जैसे यहाँ पर हमें मिल रहा था कैपिटल ए के साथ कैपिटल टी, यहाँ तो अलग अलग कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे थे हमें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये एक साथ रहेंगे तो हमें नए कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर ये लिंकेज कंप्लीट है यानी बिल्कुल किसी तरह का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं, तो रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल 0 मिलेगा हमें। लिंकेज अगर इनकम्प्लीट होगा, देखते हो सारी चीज़ें, लिंकेज अगर इनकम्प्लीट होगा तो फिर हमें रिकॉम्बिनेंट भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 जीन, एक क्रोमोसोम ये रहा, एक दूसरा क्रोमोसोम ये रहा। एक सिंगल क्रोमेटिड वाले इन पे जीन लगा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कैपिटल टी लगा है, यहाँ पर स्मॉल टी लगा है। फिर क्या होगा, एस फेज में जब ये एस फेज कंप्लीट करेंगे तो ये 2 क्रोमेटिड वाले हो जाएंगे, कॉपी तैयार हो चुकी होगी इनकी। तो यहाँ पर कैपिटल टी है तो यहाँ पर इसकी कॉपी आ जाएगी कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी है तो यहाँ पर इसकी कॉपी बन जाएगी स्मॉल टी। फिर क्या होता है, एक इवेंट होता है क्रॉसिंग ओवर वाला। उसमें क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा। मतलब ये वाला इसके साथ जाएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। तो ये कैसे बन जाएंगे जरा देखो ध्यान से। ये यहाँ पर कैपिटल टी था, यहाँ पर कैपिटल टी था, लेकिन स्मॉल टी आ जाएगा तो यहाँ स्मॉल टी हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉल टी है, कैपिटल टी उधर का इधर आ जाएगा, ये कैपिटल टी आ गया। तो क्या होगा, जब अब गैमीट फॉर्मेशन के समय फिर ये अलग अलग भी होंगे, मियोसिस के समय हमें नए नए कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर ये तो मैंने आपको सिंपल बताया क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। अगर कभी क्रॉसिंग ओवर हुआ, अब आप देखिए क्रॉसिंग ओवर एक और टाइप का कैसा हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये रहे वो होमोलॉगस क्रोमोसोम और ये रहे उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स। मान लीजिए इसके अंदर जो जीन लगे हुए हैं वो जीन लगे हुए यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे ही यहाँ है। ये मान लीजिए कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, इनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा जैसे अभी बताया। लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान लीजिए इसके साथ दूसरा जीन भी लगा है, दूसरा जीन कौन सा है, मान लीजिए यहाँ पर जीन लगा है, यहाँ पर एक दूसरा लगा है, मान लीजिए कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब अगर इनमें रिकॉम्बिनेशन होता है, नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो नए कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका टुकड़ा टूट कर इधर, इसका टुकड़ा टूट कर इधर, इसमें भी कई सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये तो कर लिया, हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन मिल गया मुझे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल एक क्रोमोसोम ये रहा, उसके ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, उसके सिस्टर क्रोमेटिड। मान लीजिए इनके बीच जो जीन है वो एकदम बिल्कुल पास पास है। ये मान लीजिए कैपिटल टी और बिल्कुल पास में यहाँ पर कोई सा कैपिटल आर और ये कैपिटल आर।
इसी तरह से यहाँ पर भी स्मॉल टी मान लीजिए और यहाँ पर स्मॉल आर मान लीजिए। अब रिकॉम्बिनेशन हुआ, मान लीजिए रिकॉम्बिनेशन हुआ तो रिकॉम्बिनेशन करके ये इस तरफ मान लीजिए यार रिकॉम्बिनेशन हुआ, इधर का टुकड़ा टूट कर इधर, इधर का टुकड़ा टूट कर इधर, यहाँ पर जीन है ही नहीं, रिकॉम्बिनेशन हो भी क्रॉसिंग और हो गया भी तो किसी काम का नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर कभी बिल्कुल पास हुए क्रोमोसोम बिल्कुल पास जीन हो गए तो वो भी आपस में दूसरे साथ लिंक रहना चाहेंगे, उनमें भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो फिर क्या क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि लिंकेज हो भी सकता है, नहीं भी होगा। लिंकेज किस केस में होगा? अगर कभी दो जीन आपस में दूसरे के बिल्कुल पास हैं, क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग नहीं हो रहा है, तो ये जो लिंकेज होगा ये कंप्लीट लिंकेज होगा, 100% लिंकेज होगा। इसके अंदर सारे ऑफस्प्रिंग पेरेंटल ही रहेंगे, किसी तरह का कोई नया रिकॉम्बिनेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए लिंकेज कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट लिंकेज नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसमें नए कॉम्बिनेशन के चांसेस मिलने के आ सकते हैं। एक और बात याद रखिएगा, 100% पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें मिल सकता है, रिकॉम्बिनेंट 0% मिल सकता है। कब? जबकि लिंकेज बिल्कुल कंप्लीट हो, किसी तरह का कोई क्रॉसिंग ओवर में अलग अलग नहीं हुआ हो, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो उस केस में 100% पेरेंटल 0% रिकॉम्बिनेंट। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम ये हो सकता है कि रिकॉम्बिनेंट है वो 50% हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। वो भी 50% जब हो गए जब 100% क्रॉसिंग ओवर हो और सारे के सारे। तो ऐसा तो होता नहीं है, ये तो चांस प्रोडक्ट है, चांस फिनोमिनॉन है, चांस प्रोसेस है। जरूरी नहीं कि 100 के, जैसे 100 पोलन मदर सेल हैं, उनके अंदर जरूरी थोड़ी कि हर एक पोलन मदर के सेल के अंदर 100% क्रॉसिंग ओवर हो ही और नए वेरिएशन आई है। हो सकता है 30% में नहीं भी हो। मैक्सिमम अगर 100% में भी होगा रिकॉम्बिनेशन तो भी 100% के अंदर भी क्रॉसिंग ओवर होगा तो भी हमें जो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे वो 50% से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। तो पेरेंटल हमें 100% मिल सकते हैं देखने के लिए, कब? जबकि रिकॉम्बिनेंट 0 हो। और रिकॉम्बिनेशन हमें मैक्सिमम 50% मिल सकते हैं, आमतौर पर उससे कम ही मिलेंगे। 50% कम मिलेंगे जब 100% क्रॉसिंग ओवर हो गया हो, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। ये हो गया आपका लिंकेज भी मैंने बताया आपको। देन नेक्स्ट, अगली चीज यहाँ पे देख दो मैं, लिंक जीन्स आर कलेक्टेड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, दे गेट सेपरेटेड व्हेन क्रॉसओवर टेक्स प्लेस, डिस्क्राइब बाय मॉर्गन थ्रू डायहेब्रिड क्रॉसिंग। समझा चुका मैं आपको। अब स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज वो मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, डेटा के फॉर्म में देख लो आप। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, डिस्टेंस बिटवीन द जीन, जीन के बीच जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना उनका अलग अलग होना के चांसेस हैं, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है। और जितने पास होंगे, फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम ये रहा, इसके अंदर लिंक जीन देखने को मिल रहा है मुझे। एक जीन यहाँ पर है और बिल्कुल पास में ही दूसरा जीन है। तो इन जीन का आपस में साथ साथ रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए अगर डिस्टेंस कम है तो नए कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम है, लिंकेज के चांसेस ज़्यादा। और ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो फिर ये इसका दूसरे के साथ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जितनी कम दूरी रहेगी उतना लिंकेज ज़्यादा रहेगा, और जितनी ज़्यादा दूरी रहेगी उतना लिंकेज कम रहेगा। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। वही क्रॉसिंग ओवर का, वही मैंने बताया आपको, वही रिकॉम्बिनेशन का भी है। रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा तो लिंकेज कम, या उल्टा भी बोल सकते हो आप, लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम। यानी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज अगर ज़्यादा है तो हमें रिकॉम्बिनेशन कम देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर लिंकेज की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर हमें कम देखने को मिलेंगी। स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच की दूरी बहुत कम है, इसलिए बिल्कुल पास है। ऑल जीन्स विच आर लोकेटेड इन वन होमोलोगस को मुझे बता दिया मैंने आपको। नंबर ऑफ लिंकेज कितने होंगे? तो हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे उतने लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप है, जितने हेप्लॉइड सेट होंगे उतना। जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप देखने को मिलेंगे? तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। क्या? मेल और फीमेल, इसमें अलग अलग चीज़ें निकल कर आएंगी, वो समझाई तो मैं आपको। ह्यूमन बीइंग के केस में क्या हो रहा है? ह्यूमन बीइंग के केस में जो हमें क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? 44 AA प्लस XX फीमेल के केस में, और 44 AA प्लस XY मेल के केस में। तो फीमेल के केस में कितने लिंकेज ग्रुप मिलेंगे? एक इससे आ जाएगा और 22 इनसे आ जाएंगे, पेयर में है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 23। मेल की अगर मैं बात करूँ तो 22 लिंकेज ग्रुप तो इससे मुझे मिल जाएंगे,
X से एक मिलेगा, Y से एक मिलेगा, एक ये, ऐसे कितने मिल जाएंगे टोटल 24। तो मेल के केस में जो लिंकेज ग्रुप मिलेंगे वो 24 मिलेंगे, फीमेल के केस में 23 मिलेंगे। ये लिंकेज भी कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ लिंक जीन ऑन क्रोमोसोम, थोड़ा और लिंकेज को आगे बढ़ाया, एनसीईआरटी से थोड़ा और बाहर निकल कर देखे। सिस और ट्रांस, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो आप, यहाँ पर भी सिस ऑन द सेम साइड, ट्रांस ऑन अपोजिट साइड। सिस किसको कहेंगे? डोमिनेंट अगर एक ही तरफ हो, रेसेसिव दूसरी तरफ हो, ये सिस अरेंजमेंट है। ट्रांस डोमिनेंट अपोजिट में, रेसेसिव अपोजिट में, ऑल्टरनेट, इसको कहेंगे हम ट्रांस अरेंजमेंट। लिंकेज का टाइप कौन कौन सा हो सकता है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मैंने बता दिया अभी आपको। कंप्लीट लिंकेज अगर है, एकदम कंप्लीट है, तो फिर रिकॉम्बिनेंट नहीं बनने वाले हैं। और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, लेकिन मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन कितना हो सकेगा? 50%, 50%, उससे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। ये मैंने समझाया आपको। देन कुछ और चीज़ें लेंगे, ऑलवेज शो पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नो क्रॉस ओवर, नो वेरिएशन, नो रिकॉम्बिनेशन, ये समझा दिया मैंने आपको। व्हेन कंप्लीट लिंकेज इज प्रेजेंट, टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1 होगा। अगर कंप्लीट लिंकेज है तो फिर टेस्ट क्रॉस रेशो 1:1 होगा। ये भी समझे देता हूँ 1 मिनट के लिए, देखिए कैसे। कंप्लीट लिंकेज अगर है तो टेस्ट क्रॉस का रेशो 1:1 कैसे आएगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये लेकर रखा है और ये मान लीजिए कोई जीन है कैपिटल आर, थोड़ा और ठीक से बात करते हैं। पहले सिंपल बात करें कॉम्बिनेशन की। ये एक क्रोमोसोम, ये ना, ये दूसरा क्रोमोसोम, ये एक तीसरा, ये एक चौथा, अलग अलग, इनमें यहाँ पर अलग अलग। ये मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो फिर क्या होगा? मुझे नए नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। एक मुझे मिलेगा टी आर, एक मुझे मिलेगा टी स्मॉल आर, एक मुझे मिलेगा स्मॉल टी कैपिटल आर, मुझे मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें से पेरेंटल कैसा है? पेरेंटल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि ये अपने F1 के बाद की बात की, तो पेरेंटल जो इसके अंदर रहते हैं वो कैपिटल टी कैपिटल आर वाला, स्मॉल टी स्मॉल आर वाला, और ये वाले जो रहते हैं ये रिकॉम्बिनेंट नए कॉम्बिनेशन आ गए। लेकिन अगर ये एक ही क्रोमोसोम पर होगा तो फिर क्या होगा वो देखते हैं अपन। एक ही क्रोमोसोम पर है तो क्या है? एक ही क्रोमोसोम पर यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर मान लीजिए स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल आर। फिर क्या होगा? नए कॉम्बिनेशन मुझे नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल टी स्मॉल आर। पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे, नए कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलते हैं। अगर मैं टेस्ट क्रॉस कराता हूँ सिंपल वाला, तो मुझे 1:1:1:1 डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मुझे ये रेशो मिलता है टेस्ट क्रॉस का। लेकिन वहीं जब मैं लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज है, तो उस केस में जो रेशो निकल कर आता है वो आता है 1:0:0:1, यानी रिकॉम्बिनेंट मुझे देखने को ही नहीं मिलते। जो भी मिलता है मुझे पेरेंटली देखने को मिलता है। ये एक्सप्लेन किया मैंने टेस्ट क्रॉस वाला भी। देन नेक्स्ट अगली बात, अब टाइप्स ऑफ लिंकेज। ये कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज में बता चुका आपको ठीक से। देन क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन, इनके बारे में मैंने बताया आपको कि किस तरह से रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर अलग अलग चीज़ें हैं एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिए। ये हो गई फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को कौन कौन अफेक्ट करेंगे? ये एक्चुअल में सेल बायोलॉजी वाला उधर का पार्ट है, क्रॉसिंग ओवर वाला, यहाँ भी काम आएगा। डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। एक्सरे यानी रेडिएशन डालने पर भी क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा। एज अगर बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होते हैं, इसलिए लेट मैरिज आर नॉट सजेस्टेड। उससे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर कम होने से नए फीचर्स, वेरिएशंस आने के चांसेस कम हो जाते हैं, और फीमेल के मुकाबले मेल के अंदर क्रॉसिंग ओवर कम देखने को मिलेगा। जेनेटिक मैप लिंकेज में और क्रोमोसोम मैप, ये क्या होते हैं? एक स्टूडेंट थे टी.एस. मॉर्गन के स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया था, यही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और उनके बीच जो जीन है उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इनके बीच एक रेशो डेवलप किया। उन्होंने ऐसा पाया कि अगर एक रिलेशन बनाया, कैसा? उन्होंने ये पाया कि अगर कभी दो जीन के बीच 1% का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो फिर उन्होंने ये तय किया कि इनके बीच की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी सेंटीमॉर्गन। अपने टीचर को डेडिकेट किया उस यूनिट को, सेंटीमॉर्गन। तो एक सेंटीमॉर्गन किसको बोलूँगा? एक सेंटीमॉर्गन का मतलब होगा उन दोनों जीन्स के बीच में 1% का रिकॉम्बिनेशन है। 1% रिकॉम्बिनेशन अगर होगा तो एक सेंटीमॉर्गन। 25% का अगर रिकॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच की जो दूरी है वो 25 सेंटीमॉर्गन, अगर 25% का रिकॉम्बिनेशन है
तो इस तरह से उन्होंने पूरा लिंकेज मैप बना लिया। इसकी क्रेडिट जाती है स्टूडेंट को जो कि टी एच मॉर्गन के स्टूडेंट थे। ये लिंकेज मैप के बारे में बात हो गई। देन ये परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग हो ही चुका अपना। लिंकेज का परसेंटेज जितना रिकॉम्बिनेंट आएंगे, टोटल जितने थे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज आ जाएगा। मैक्सिमम लिंकेज 100% हो सकता है, इन्हें पूरी तरह से पेरेंटल नया कॉम्बिनेशन आए ही नहीं। और मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर 50% हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये भी तब जबकि कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर हो, इससे आमतौर पर इससे कमी होता है। ये हो गया। देन सेक्स लिंकेज, यानी एक्स या वाई क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं अगर वो आपस में लिंक रहेंगे तो सेक्स लिंकेज कहलाएगा। कौन कौन सा हो सकता है? एक्स लिंकेज भी हो सकता है, वाई लिंकेज भी हो सकता है, एक्स वाई लिंकेज भी हो सकता है। ये चीज़ें आपकी किताब में नहीं लिखी, फिर भी देख लेते हैं। एक्स लिंकेज यानी एक्स क्रोमोसोम पर जो होगा उसकी जो तो एग्जाम्पल है हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस कैसे आगे देखेंगे इसे हम। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए परफेक्ट एनिमल टीथ, ये भी आपके सिलेबस के बारे की बात है, लेकिन एक्स लिंक डोमिनेंट है ये। वाई लिंक के अंदर जो अपने ज़्यादा काम आता है हाइपर ट्राइकोसिस, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ हेयर ऑन पिन्ना। और एक्स वाई के लिए जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये इसके एग्जाम्पल 12th क्लास के हिसाब से तो काम के नहीं है। और इवन एनसीईआरटी बेस्ड सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए एनसीईआरटी के लेवल की बात नहीं है ये, पर फिर भी ये पता होना चाहिए कि एक्स लिंक और वाई लिंक क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंकेज के न्यूट्रिएंट्स के टाइप, तो यहाँ तक इसको आज रखना है हम। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।